डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसका इस्तेमाल क्या है? सबसे पहले आप देखिए इसका मेडिकल यूजेस, बहुत इंपॉर्टेंट। I write here in first point, it is used in medical treatment. मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका यूज है। अब बात आती है कैसे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूं ये मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे यूज करते हैं। डॉक्टर इसका यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ऑरली और इंजेक्शन से। कैसे भी जब वो इंजेक्ट करते हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो इफेक्टेड पार्ट में वो एक्युमुलेट हो जाता है, और एक इंस्ट्रूमेंट है गिंगर काउंटर, तो बॉडी में लगा के देख लेता है कि वो कहां जमा हुआ है। जहां जमा हुआ है वहां अफेक्टेड पार्ट है। इसको और भी मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आर्सेनिक 74। तो अब आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ट्यूमर। यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल बॉडी में कहां ट्यूमर है इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। बात आती है हाउ, कैसे यूज करते हैं। तो यदि ट्यूमर डिटेक्ट करना है बॉडी में डॉक्टर को, दे विल इंजेक्ट आर्सेनिक इन द बॉडी। दिस इंजेक्टेड आर्सेनिक इज एक्युमुलेटेड ऑन द एरिया ऑफ ट्यूमर। जहां पर ट्यूमर हुआ है वही ये आर्सेनिक एक्युमुलेट हो जाएगा। और आर्सेनिक कहां एक्युमुलेट हुआ है ये वो गिंगर काउंटर इंस्ट्रूमेंट से पता लगा लेंगे, और इस तरह से डॉक्टर को पता चल जाता है कि वेयर इज ट्यूमर एंड व्हाट इज द साइज, एरिया दे देता है। यदि डॉक्टर को थायराइड ग्लैंड्स की स्टडी करना है तो उस केस में वो आयोडीन 131 को बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, और आयोडीन 131 जो है वो ग्लैंड्स में एक्युमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लैंड्स का स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे एक्सीडेंट हो जाता है और ब्रेन वगैरह में कभी ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, दैट इज वेरी डेंजरस टू देयर लाइफ। दैट इज वेरी नेसेसरी टू फाइंड आउट वेयर इज क्लॉट। और डॉक्टर ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हुआ है तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन करके नहीं देखेगा, सिंपली वो बॉडी में इंजेक्ट करेगा सोडियम 24। सोडियम 24 इंजेक्ट करने पे जहां ब्लड क्लॉटिंग हुआ है उस एरिया पे ये सोडियम 24 एक्युमुलेट हो जाएगा। फिर वो डॉक्टर गिंगर काउंटर इंस्ट्रूमेंट को बॉडी में लगाएगा और गिंगर काउंटर इंस्ट्रूमेंट बता देगा सोडियम कहां एक्युमुलेट हुआ है। इन दैट केस डॉक्टर कैन डिटेक्ट वेयर इज ब्लड क्लॉटेड इन आवर बॉडी। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका वेरी इंटरेस्टिंग मेडिकल यूज है। नाउ मेडिकल यूज में मैंने थर्ड पॉइंट में से लिख दिया है। मेडिकल यूज एक बहुत बड़ा यूज है डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का इलाज नहीं है, और जो भी इलाज है थोड़ा बहुत वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट के थ्रू ही है। इसमें कोबाल्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 गामा रेज जनरेट करता है, जो गामा रेज कैंसर सेल को किल कर देता है, मार देता है। गामा रेज को मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को सैनिटाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है, उसको इंफेक्शन फ्री बनाने में भी गामा रेज का इस्तेमाल होता है। तो ये सब ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के चलते ये सारे पॉसिबल है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने देखा होगा कि कई ऐसे हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं जो कि बहुत पुराने फॉसिल्स फ्यूल जो मर जाते हैं, बहुत पहले मरे हैं, उनकी कुछ हड्डियों के अवशेष बचे हैं और उन्हें निकाल करके लेबोरेटरी में बता देते हैं ये कितने साल के थे। कितनी हार्ड काम है, लेकिन ये हार्ड वर्क इज इजी ओनली ड्यूटी ऑफ कार्बन डेटिंग, जो मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा कार्बन डेटिंग। तो सेकंड इसका यूज है, उसमें जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी है सभी में कुछ मात्रा कार्बन 14 की पाई जाती है और जब तक वो जीवित है वो कार्बन 14 की मात्रा कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो कार्बन 14 एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में की मात्रा हाफ हो जाती है, जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो और ये क्या यूज है पहले देख लीजिए, C14 इट इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग थिंग्स। एज बताने में यूज होता है लाइक दैट प्लांट्स और एनिमल। और एज ये कैसे बताता है थोड़ा सा ये समझे। जैसे कार्बन 14 की हाफ लाइफ, इसको हाफ लाइफ भी बोलते हैं, कार्बन 14 की हाफ लाइफ होता है 5800 ईयर्स, इतने साल होते हैं। अब सपोज कार्बन 14 की जो मात्रा होती है पहले जो थी प्लांट में, वो मान लिया जाए 100 ग्राम थी, ठीक। अब जब आर्कोलॉजिस्ट गया, साइंटिस्ट गया पता लगाने कि इस फॉसिल्स की पता है उन्हें कि पहले जो इसकी अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है जनरली 100 ग्राम होता है। ये पहले से हमारे लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट है उनको पता है। अब फॉसिल्स लेके आया कोई और बोला सर इसकी लाइफ कितनी है बताइए। अब उन्होंने सपोज चेक किया उनको मिल गया 50 ग्राम। तो उन्होंने उनको अंदाज मिल गया कि एक हाफ लाइफ ये कंप्लीट कर लिया है और एक हाफ लाइफ को कार्बन को कंप्लीट करने में 5800 ईयर्स लगता है। तो वो चीज आपको तुरंत साइंटिस्ट बता देंगे कि वो फॉसिल्स कितने साल की है और इस तरह से कार्बन डेटिंग यानी हाफ लाइफ से हम एस्टिमेट कर लेते हैं एज ऑफ फॉसिल्स, मींस एज ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। यदि हमारी दुनिया में यदि आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स मींस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यदि प्रेजेंट नहीं होता तो हम तो इतनी रिसर्च जो हिस्ट्री की हो रही है हम नहीं कर पाते। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक टू द आइसोटॉप्स एलिमेंट्स एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। It is used to detect leakage of gas, oil, water, pipelines. अब देखिए एक यूज मैंने आपको ये दिया है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज है। पाइप गैस, सपोज होता क्या है, वाटर लीकेज कर गया तो पानी तो कहीं भी निकल सकता है। लीकेज यहां किया निकल दिखाई दे सकता है 1 किलोमीटर बाद। अब 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। वेरी हार्ड टू एस्टिमेट वेयर इज लीकेज, बहुत मुश्किल होता है। और यदि उतनी गहरी पाइप को, उतनी मोटी पाइप को 1 किलोमीटर तक हम खुदाई करें, दैट विल बी वेरी कॉस्टली। अब इस केस में क्या करते हैं साइंटिस्ट, उस लीकेज को पता करने के लिए उसमें रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन बना के पाइप में डाल देते हैं और फिर इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं कि लीकेज रेडियो एक्टिव वेव्स कहां से मिल रहा है, जहां से मिल रहा है वही लीकेज है। और इस तरह से हमारे जो टेक्नीशियन है वो पता लगा लेते हैं कि गैस पाइपलाइंस, ऑयल पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस कहां लीकेज है।
दैट्स ऑल। अब आपने देख लिया 4 यूजेस। 5th यूजेस देखिए, isotopes of phosphorus is used in the study of plants for making improved fertilizers। एक्चुअली फॉस्फोरस प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट है, तो फॉस्फोरस का आइसोटॉप्स हम प्लांट में डाल देते हैं और देखते हैं कि वो फॉस्फोरस का कैसे इस्तेमाल करता है, कितना इस्तेमाल करता है, उस अनुसार साइंटिस्ट हमारे प्लांट के लिए फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो फिर इसका यूज आपका इंप्रूव फर्टिलाइजर्स बनाने में करते हैं लोग। इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ फ्यूल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मिसयूज भी है, इसी रिएक्शन की वजह से हमारे एटॉमिक बम भी बन रहा है, और आज के डेट में लोगों ने अपनी सर्वनाश के लिए पृथ्वी को जितनी बम चाहिए पूरी पृथ्वी को समाप्त करने के लिए लोगों ने बना लिया। पर इसका एक यूज है कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट उससे हम कर सकते हैं, और डेवलप्ड कंट्री बहुत ज्यादा परसेंटेज वो इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे होता है रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, वो चीज देखिए। रिएक्शन कैसे होता है, तो मैं थोड़ा सा यहां आपको हिंट दिया कि व्हेन यूरेनियम-235 इज बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ये एक प्रोसेस है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन माने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ऐसे यूरेनियम-235 के पास पहले से ज्यादा न्यूट्रॉन है, लेकिन एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उसको जब और दे देते हैं तो इसको टूटना ही पड़ता है, ये ब्रेक डाउन जाता है। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये क्रैक्टॉन और बैरियम में ये स्प्लिट हो जाता है, और जब ये न्यूक्लियर फिजन इसमें होता है तो 3 न्यूट्रॉन उससे निकलता है, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ई फॉर एनर्जी है, तो एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे रिलीज होता है। तो आपने क्या देखा, 3 न्यूट्रॉन हुआ, 1 न्यूट्रॉन दिया, 1 न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बना, फिर वो तीनों न्यूट्रॉन फिर फर्दर यूरेनियम को फिजन रिएक्शन में डाल देगा, और फिर उससे 9 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर 9 न्यूट्रॉन रिएक्शन करेगा, फिर उससे 27 करेगा। इस तरह से ये विस्फोटक हो जाता है और बहुत तेजी से एनर्जी दे देता है। खैर, तो इस तरह से आपने देखा कि न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में भी, यानी फ्यूल्स के रूप में भी, ईंधन के रूप में भी यह यूज होता है। कौन? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मीन्स आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट्स का यूज होता है। अब नेक्स्ट जो हमें थोड़ा सा पढ़ना है, वो जानना है एक्स रेज के बारे में। मैंने शॉर्ट सारे कुछ बता दिया, यूजेज, एक्स रेज कैसे बनाए जाते हैं, और एक्स रेज किसे कहते हैं, एक्स रेज का प्रॉपर्टीज क्या है, शॉर्ट नोट में मैंने आपको दे दिया। तो सबसे पहले देखिए, एक्स रेज की जो डिस्कवरी है वो रॉयंटजेन 1896 में किया। इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉयंटजेन इन 1896। अब व्हाट इज एक्सरे? सपोज आपसे कोई पूछ दिया कि एक्सरेज क्या है, आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। अब यह वेरी शॉर्ट वेवलेंथ है तो ये बहुत फास्ट होता है, और ये इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है। किस वजह से? बहुत छोटा वेवलेंथ होने की वजह से। इसीलिए एक्सरेज जब डॉक्टर करते हैं, वो रे जब लाइट डालते हैं तो हमें नहीं दिखता है। इट डज नॉट बेंड्स इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये प्रॉपर्टीज में ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और डेफिनेशन में केवल फर्स्ट पॉइंट आप लिख देंगे तो डेफिनेशन हो जाएगा। तो इट डज नॉट बेंड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बेंड नहीं होता, न्यूट्रल होता है इसका। It travels in a straight path and having a great penetrating power. ये जैसे light, as a light travels in a straight path, X-rays also travels in a straight path. जैसे light straight path में travel करता है, उसी तरह से X-ray भी straight path में travel करता है। और इसकी penetrating power, जैसे
जो थोड़ा ऑपेक ऑब्जेक्ट है उसको भी भेज देता है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। ये इसीलिए बोन्स का भी फिगर दे देता है। जब हमारी हड्डियां फ्रैक्चर होती है तो उसको भी पार कर जाता है, जिससे हमें फ्रैक्चर को पता चल जाता है। सो इट इज यूज्ड फॉर टेकिंग पिक्चर ऑफ फ्रैक्चर बोन्स। इसीलिए मैंने ये लिखा कि आप लोग भी एक्सरे का क्या यूज है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। किसी की भी पैर हाथ कुछ भी टूटता है जाते हैं एक्सरे कराने, और उससे डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि कहां फ्रैक्चर है। इट इज जनरेटेड। अब मैंने लास्ट में ये लिख दिया है कि एक्सरे कैसे बनता है, कहां से आता है। तो इट इज जनरेटेड व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन कैथोड रेज इज ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी इलेक्ट्रॉन को अचानक रोक दिया जाता है, उसकी मूवमेंट को सडनली स्टॉप द मूवमेंट। जब उसकी हम सडनली स्टॉप करते हैं मूवमेंट को तो उससे एक्सरे जनरेट होता है। और उसको सडनली किससे रोकते हैं? ग्लास से या टंगस्टन मेटल से। ग्लास से या टंगस्टन मेटल के फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं और उससे फिर एक्सरे जनरेट होता है। तो आपका जो एक्सरे मशीन है, व्हाट हैपेंस इन द एक्सरे मशीन? इन एक्सरे मशीन एक्सरे इलेक्ट्रॉन इज मेड टू मूव with at higher speed, and after taking higher speed that is abstracted by tungsten metals, and X-ray machine generate the X-rays। इस तरह से एक्सरे मशीन एक्सरे जनरेट कर लेता है। अब मैं आपको थोड़ा सा कार्बन डेटिंग पे एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाने का मैं प्रयास करता हूं, ताकि आप उसे अच्छी तरह से कार्बन डेटिंग की लाइफ कैसे निकाला जाता है समझ लेंगे। लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा एक ही न्यूमेरिकल आपको समझा देता हूं, उससे आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज आइसोटॉप्स ऑफ आयरन, the half life of iron 59 is 44 days। 44 डेज। क्या बताया कि हाफ लाइफ जो आयरन का है वो 59 डेज, 59 तो उसकी एटॉमिक मास है, यानी आयरन आइसोटॉप्स है, 44 डेज है, यानी आयरन की हाफ लाइफ कितना है? 44 डेज। अब हम आपसे ये कहते हैं कि वी हैव 100 ग्राम of iron 59। अब हमारे पास 100 ग्राम आयरन 59 है। कैलकुलेट the amount of iron 59 after 132 days। अब इतने दिन के बाद हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ आयरन बचेगा? तो अब ये देखिए सॉल्यूशन। हाफ लाइफ ऑफ आयरन 59 का क्या है? 44 डेज।
अब आप देखिए कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएगा इतने दिन में। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल टू 132/44 यानी 4, यानी 4 बार उसका हाफ लाइफ होगा, 4 हाफ लाइफ होगा। तो देखिए इन फर्स्ट अब आप निकाल लीजिए एक एक करके अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट लिखिए, लेफ्ट अमाउंट ऑफ आयरन 59, left amount of iron 59 in first half life, पहली हाफ लाइफ में कितना होगा? तो देखिए 100/2 इक्वल टू 50 ग्राम। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में जो हमारे पास आयरन 59 बचेगा वो 50 ग्राम बचेगा। और 132 डेज में हाउ मेनी हाफ लाइफ अकर्स, हाउ मेनी हाफ लाइफ? देयर आर 4 हाफ लाइफ। अब एक हाफ लाइफ तो आप निकाल लिए। अब निकालिए लेफ्ट अमाउंट ऑफ आयरन 59 इन सेकेंड हाफ लाइफ। तो सेकेंड हाफ लाइफ में देखिए 50/2 अगेन कर दीजिए, यू विल गेट 25। इसी तरह से लेफ्ट अमाउंट ऑफ थर्ड हाफ लाइफ में देख लीजिए, तो 25/2 ग्राम। ठीक, अब आप देख लीजिए लेफ्ट अमाउंट ऑफ आयरन 59 इन फोर्थ हाफ लाइफ, तो फिर इसको 2 से और डिवाइड कर दीजिए, यानी 25/4 ग्राम अमाउंट हमें एक 132 ईयर्स के बाद बचेगा। इस तरह से आप अपने बुक्स में न्यूमेरिकल्स बनाइए। समझ में आ गया होगा, हमें तो बस ये समझाना था कंसेप्ट कि हाफ लाइफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हाफ लाइफ कभी मांग सकता है, कभी अमाउंट मांग सकता है। ये मैथ्स की बस चीज बची है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है और यह चैप्टर भी आपका एंड हो गया है। धन्यवाद।